हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं आशुतोष सिंह गुरुकुल के इस मंच से आपका जोरदार स्वागत करते हैं और आशा करते हैं कि आप लोग भी काफ़ी अच्छे होंगे। और सबसे पहले तो आपको नए साल में हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं यहाँ से हम गुरुकुल के इस मंच से, और आशा करते हैं कि आप लोग 2023 में सफल हों और बेहतर तरीके से आप अपने आप को आगे लेकर के जाएँ। और जैसा कि आपने पिछली क्लास में पढ़ा था, हमने आपको बताया था यहाँ पर राष्ट्रपति के बारे में, और आज उससे भी अच्छा टॉपिक है। और इसमें आज हम 3 टॉपिक के विषय में बात करेंगे, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और पीएम। और इसमें 20-22 क्वेश्चंस हैं और बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं। और आप ये सीधा मान लीजिए कि जिस तरीके से परीक्षा में पूछे जाते हैं, तो परीक्षा में जो भी पूछा जाएगा उससे पहले यहाँ पर आपको हम उसके लिए तैयार कर देते हैं। और इसमें जो भी क्वेश्चन हैं काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, और मैंने मतलब पहले भी इस प्रकार के क्वेश्चन आपको बताए हैं। वो कॉन्सेप्ट पर भी हैं, बेसिक भी हैं, डीप भी हैं। और हर परीक्षा में जब भी प्रेसिडेंट की बात होगी या वाइस प्रेसिडेंट की बात होगी या पीएम की बात होगी, तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपको सीधे जो है मिलेंगे और परीक्षा में ही आपको जरूर मिलेंगे, क्योंकि ये मेरा अनुभव है और हम आपको यहाँ पर दावे के साथ बता रहे हैं। और जब भी ये टॉपिक आएगा तो ये क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेंगे निश्चित तौर पर, मानिए। और आइए जुड़िए, देखा जाए इसमें पहला जो क्वेश्चन है, देखिए पहला क्वेश्चन आ चुका है और इसमें दिया जा रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट की बात हो रही, केंद्रीय सरकार। इसमें देखिए केंद्रीय सरकार के बारे में दिया गया है। केंद्रीय सरकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। इसमें ये पूछ रहा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के विषय में विचार करना है। तो केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार, 2 प्रकार की सरकारें होती हैं। तो ये जो केंद्रीय सरकार है ये किस पार्ट में आता है, तो पार्ट 5 है। और ये जो सरकार की बात हो रही है तो आप इसको मंत्रिपरिषद कह लीजिए, इसको मंत्रिपरिषद आप कह सकते हैं अपनी भाषा में। और मंत्रिपरिषद जो है ये वो आप बताएंगे 74 में है, 74 की बात हो रही है। और मंत्रिपरिषद के जो सदस्य होते हैं इनकी जो नियुक्ति होती है, नियुक्ति वो आप बताएंगे 75 में है। तो इसी सिलसिले में ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है केंद्रीय सरकार के बारे में, सेंट्रल गवर्नमेंट के बारे में, तो पार्ट 5 में है। और केंद्रीय सरकार को हम लोग यूनियन काउंसिल भी कहते हैं। और इसके बाद इसका जो अपॉइंटमेंट होता है वो 75 में है, आर्टिकल 74 में है। और इसका जो प्रावधान है, ये केंद्रीय सरकार कहाँ से प्रेरित है, इसका प्रावधान कहाँ से लिया गया केंद्रीय सरकार का, तो आप बताएंगे ये ब्रिटेन से लिया गया है। ब्रिटेन से बताने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन अभी ये चीज़ें तो हमने आपको क्लास में बता दी होंगी। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही हमको यहाँ पर चलना है, सेट करना है, क्योंकि इससे आपका ध्यान अलग हो जाएगा। तो इसलिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही हम आपको बताते हैं। केंद्रीय सरकार के मामले में कौन सा कथन सही है या विचार करना है, तो भारत के संविधान में उपबंध है कि समस्त कैबिनेट मंत्री अनिवार्य रूप से केवल लोकसभा से ही आसीन रहेंगे। तो इसमें ये पूछ रहा है कि जो मंत्रिमंडल होता है, जो मंत्रिमंडल होता है, मंत्रिमंडल को हम लोग कैबिनेट मंत्री कहते हैं। चाहे आप मंत्रिमंडल कह लीजिए और चाहे आप कैबिनेट मंत्री कह लीजिए। तो मंत्रिमंडल में जैसे जो भी सदस्य होते हैं या कैबिनेट मंत्री जो आते हैं, तो कैबिनेट मंत्री जो बन सकते हैं वो कैबिनेट मंत्री राज्यसभा से भी होते हैं, राज्यसभा से भी होंगे और लोकसभा से, दोनों हाउस से होते हैं, लोकसभा दोनों से होते हैं। और जबकि ये पूछ रहा है कि भारत के संविधान में उपबंध है कि समस्त कैबिनेट मंत्री अनिवार्य रूप से केवल लोकसभा के ही अधीन सदस्य होते हैं, तो नहीं, ये गलत है। ये जो है राज्यसभा लोकसभा दोनों से होंगे। और इंदिरा गांधी पहले ऐसी प्रधानमंत्री हैं जो 1966 में राज्यसभा से होकर के गई हैं। तो ये केवल लोकसभा कह रहा है, गलत है। राज्यसभा लोकसभा दोनों में ही आते हैं, तो ये पहला गलत हो गया। केंद्रीय कैबिनेट सचिवालय संसदीय कार्य मंत्रालय के अधीन
या उसके निर्देशाधीन कार्य करता है। तो जो ये कैबिनेट सचिवालय है, केंद्रीय कैबिनेट सचिवालय, तो केंद्रीय कैबिनेट सचिवालय सीधे प्रधानमंत्री के हाथों में है, प्रधानमंत्री के हाथों में होता है। तो देखिए इसमें ये पूछ रहा है कि केंद्रीय सरकार के मामले में विचार करना है, इसमें ये देखना है कि कौन सा कथन सही है। तो भारत संविधान में उपबंध है कि समस्त कैबिनेट मंत्री अनिवार्य रूप से केवल लोकसभा के ही असीन सदस्य हैं, केवल लोकसभा से नहीं होते हैं बल्कि राज्यसभा से भी होते हैं, लोकसभा से होते हैं। और ये जो भी मंत्री हैं, चाहे राज्यसभा के हों चाहे लोकसभा के हों, दोनों हाउस में जाएंगे, दोनों में भाग लेंगे, दोनों में इनकी जवाबदेही होगी। और हालांकि सामूहिक रूप से जो इनकी जिम्मेदारी होती है, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो लोकसभा के प्रति होती है। लेकिन मंत्री दोनों हाउस से हो सकता है, चाहे अपर हाउस राज्यसभा हो चाहे लोअर हाउस लोकसभा हो, जबकि ये क्या कह रहा है कि लोकसभा के ही अधीन होंगे। गलत है ये पहला क्वेश्चन। और इस समय जैसे विदेश मंत्री जयशंकर है वो राज्यसभा से हैं, लेकिन वो मंत्री हैं तो इसका मतलब दोनों हाउस से हैं, बहुत सारे लोग हैं। अब केंद्रीय कैबिनेट सचिवालय संसदीय कार्य मंत्रालय के अधीन कार्य करता है, गलत है। केंद्रीय कैबिनेट जो है उसका जो सचिवालय सीधे किसके हाथों में है, प्रधानमंत्री के हाथों में है। तो ना तो एक सही और ना ही दो है, तो दोनों गलत है। इसका आंसर जो हो जाएगा वो सेकेंड हो जाएगा, इसका आंसर सेकेंड होगा। अब उसके बाद इसलिए सेकंड होगा क्योंकि सचिवालय प्रधानमंत्री के हाथ में है और केवल लोकसभा सदस्य नहीं होते बल्कि राज्यसभा और लोकसभा। तो क्वेश्चन अकॉर्डिंग ही हम लोग आज चलेंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। तो देखिए भारत के प्रधानमंत्री मुखिया हैं, भारत के प्रधानमंत्री जो मुखिया हैं, जो चीफ हैं, वो राज्य सरकार के हैं या केंद्र सरकार के हैं, या राज्य सरकार का जो मुखिया होता है वो आप बताएंगे। मुखिया जो होगा राज्य सरकार का वो राज्यपाल होगा, और या तो फिर वास्तविक जो मुखिया होगा, रियल जो चीफ है, तो रियल चीफ जो होगा वो मुख्यमंत्री होगा। और केंद्रीय सरकार का जो मुखिया होता है वो जो होगा, मुखिया अगर देखा जाए तो राष्ट्रपति होगा, लेकिन रियल अगर देखा जाए तो कौन होगा, प्रधानमंत्री। तो इसका जो वास्तविक मुखिया है वो आप बताएंगे प्रधानमंत्री। और राज्य सरकार केंद्र सरकार दोनों का मुखिया एक साथ हो ही नहीं सकते हैं, इनमें से कोई नहीं। तो जो प्रधानमंत्री है वो किससे जुड़ा हुआ है, केंद्रीय सरकार से जुड़ा हुआ है, केंद्रीय सरकार जुड़ा हुआ है। क्योंकि केंद्रीय जो मंत्रि परिषद है उसमें जो भी सदस्य आते हैं वो किसके परामर्श पर आते हैं, प्रधानमंत्री के। और मंत्रियों को लाने में, उनको हटाने में, उनके अधिकारों को कम करने में जो बड़ी भूमिका होती है वो किसकी होती है, प्रधानमंत्री की। तो प्रधानमंत्री जो मुखिया होता है वो केंद्रीय सरकार का होता है। और आपने सुना होगा कि आर्टिकल 75A में मंत्रिपरिषद का गठन किया जाता है, मंत्रिपरिषद का गठन किया जाता है। और मंत्रिपरिषद का गठन किसके इशारे पर होता है, प्रधानमंत्री के इशारे पर होता है। करता राष्ट्रपति है लेकिन किसके परामर्श पर, प्रधानमंत्री के। और मंत्रिपरिषद के गठन में पूर्णतया स्वाभाविक का अधिकार किसके हाथ में होता है, प्रधानमंत्री के हाथ में होता है। और जो मंत्रिपरिषद का कार्यकारी अध्यक्ष है, जो वास्तविक प्रमुख है, जो वास्तविक कार्यपालिका है, वो किसके हाथों में निहित है, रियल में देखा जाए तो प्रधानमंत्री के हाथों में निहित है। जिस तरीके से नींव का पत्थर होता है वो मेहराब की पूरी आधारशिला माना जाता है, इसी तरीके से मंत्रिमंडल का नींव का पत्थर कौन होता है, प्रधानमंत्री होता है। अगर प्रधानमंत्री है तो सरकार का अस्तित्व है, अगर प्रधानमंत्री नहीं है तो सरकार का अस्तित्व अपने आप क्या होगा, समाप्त हो जाएगा। तो कहने का मतलब है कि मंत्रिपरिषद के सदस्य साथ साथ तैरते और साथ साथ डूब जाते हैं। जिस तरीके सौरमंडल में सूर्य होता है उसी तरीके से मंत्रिपरिषद में कौन होता है, प्रधानमंत्री होता है। अगर प्रधानमंत्री आज त्याग पत्र दे दे तो मंत्रिपरिषद अपने आप मतलब भंग हो जाएगी या लोकसभा भंग हो जाएगा। तो जब अगला प्रधानमंत्री आएगा तभी मंत्रिपरिषद आएगा। तो कहने का मतलब है कि जो केंद्र सरकार है ये किस पर टिकी हुई है, प्रधानमंत्री पर। अगर प्रधानमंत्री है तो सरकार है, अगर प्रधानमंत्री नहीं है तो उसके बगैर सरकार की कल्पना नहीं की जा सकती। और सरकार को सजाने में, उसको संचालन करने में, उसको आगे ले जाने में, सदस्यों की संख्या को कम करने में पूर्णतया स्वाभाविक का अधिकार किसे प्राप्त है, प्रधानमंत्री को। इसका सेकेंड हो जाएगा। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन आ चुका है,
भारत के प्रधानमंत्री के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है? पीएम के बारे में कौन सा स्टेटमेंट निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है? कौन सही है? देखिए, प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का नाम मात्र का नेता है। नाम मात्र का नेता नहीं है, क्योंकि ये बहुमत दल का नेता होता है और ये प्रत्यक्ष निर्वाचन के आधार पर ही बहुमत दल बनता है। तो नाम मात्र का नहीं है, बल्कि ये रियल होता है, वास्तविक होता है, वास्तविक नेता होता है। बगैर इसके तो सरकार ही नहीं चलने वाली है। तो प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का नाम मात्र का नेता है, ये गलत है। वास्तविक होता है, वह संसद के प्रति उत्तरदायी नहीं है, वह संसद के प्रति उत्तरदायी नहीं है, ये लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। तो इसका जो होगा वो आप बताएंगे संसद के प्रति उत्तरदायी नहीं है। तो ये भी गलत है। वह अपने मंत्रियों में किसी को बर्खास्त नहीं कर सकता है। तो इसका जो हो जाएगा, ये प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का वास्तविक नेता होता है। पहला सही है, वह अपने मंत्रिमंडल में किसी को बर्खास्त नहीं कर सकता है, ये गलत है। वो चाहे तो बर्खास्त कर सकता है, वह संसद के प्रति उत्तरदायी नहीं है। यह लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है, संसद के प्रति उत्तरदायी नहीं है। तो ये गलत है। तो इसका जो ऑप्शन होगा, देखिए इसमें इसका ऑप्शन दिया नहीं गया है, लेकिन इसमें पूछ रहा है कौन सा सही है। तो एक तो ये पहला गलत है, वह संसद के प्रति उत्तरदायी है, ये भी गलत, उत्तरदायी नहीं है, ये भी गलत है। लोकसभा के प्रति उत्तरदायी, वह अपने मंत्रियों में किसी को बर्खास्त नहीं कर सकता है, कर सकता है। इसमें से ये चौथा सही है, चौथा सही है। और आप बताएंगे ये दूसरा भी सही है, क्योंकि लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है, ये दूसरा सही। तो आप बताएंगे इसका मतलब बी और डी ये दोनों सही हैं और बाकी जो है गलत है, क्योंकि प्रधानमंत्री नाम मात्र का नहीं होता, वास्तविक होता है, या संसद के प्रति उत्तरदायी नहीं। सही है, क्योंकि ये किसके प्रति उत्तरदायी होता है? लोकसभा के प्रति होता है, लोकसभा के प्रति होता है। और इसके बाद जैसे वह अपने मंत्रियों में से किसी को बर्खास्त नहीं कर सकता है, कर सकता है, तो इसका बी और डी सही है। अब आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। भारतीय संघ की कार्यपालिका शक्ति प्रधानमंत्री में निहित है। तो भारतीय संघ की कार्यपालिका शक्ति प्रधानमंत्री में निहित नहीं है। आर्टिकल 53 में कहा गया है, आर्टिकल 53 में कहा गया है, 53 में कि कार्यपालिका जो शक्ति है वो किसके हाथों में निहित है? राष्ट्रपति के हाथों में निहित है, प्रधानमंत्री के हाथों में नहीं निहित है। ये वास्तविक अगर पूछा जाता रियल पावर, अगर रियल पावर पूछा जाता वास्तविक शक्ति, तब तो सही होता। लेकिन इसमें केवल ये पूछ रहा है कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव पावर है, जो आप बताएंगे एग्जीक्यूटिव पावर है, वो पूछ रहा है। तो इसमें राष्ट्रपति पहला गलत है। प्रधानमंत्री सिविल सेवा बोर्ड का पदेन अध्यक्ष होता है। जो प्रधानमंत्री होता है वो सिविल सेवा बोर्ड का अध्यक्ष नहीं होता है, बल्कि सिविल सेवा बोर्ड का जो पदेन अध्यक्ष होता है वो कैबिनेट सचिव होता है, कैबिनेट सचिव होता है, कैबिनेट सचिव। तो इसका मतलब है कार्यपालिका शक्ति प्रधानमंत्री नहीं, बल्कि किसके हाथों में निहित है? राष्ट्रपति के हाथों में निहित है। और जो पदेन अध्यक्ष है वो कैबिनेट सचिव है। तो ना तो पहला सही है और ना ही दूसरा सही है। इसका जो है चौथा ऑप्शन सही होगा। चौथा इसलिए सही होगा क्योंकि कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति के हाथों में निहित है। प्रधानमंत्री तब सही होता है जब वास्तविक शक्ति पूछा जाता है, और इसमें जो पदेन अध्यक्ष है वो कैबिनेट सचिव होता है। तो इसका ना तो पहला ना ही दूसरा। अब आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। देखिए इसमें पूछ रहा है यदि भारत के प्रधानमंत्री संसद के अपर हाउस के सदस्य हैं, तो अगर मान लीजिए उच्च सदन के सदस्य हैं, मतलब कहाँ के सदस्य हैं? उच्च सदन का मतलब क्या होगा? राज्यसभा होगा। और अगर राज्यसभा के सदस्य हैं तो भाग, अगर मंत्री हैं, राज्यसभा के सांसद हैं, मंत्री हैं, तो भाग ये लोकसभा में भी लेंगे,
ये भाग लोकसभा में भी ले सकते हैं और राज्यसभा में ले लेंगे, और इसमें जो है बैठक में दोनों जगह पर भाग ले सकते हैं। लेकिन जो मतदान करने की बात है, तो मतदान अगर लोकसभा वाला है तो लोकसभा में करेगा, राज्यसभा वाला है तो राज्यसभा में करेगा। और उच्च सदन का मतलब क्या है? राज्यसभा में। तो प्रधानमंत्री अगर आप अपर हाउस के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है तो अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में अपने पक्ष में वोट नहीं दे सकेंगे। ये तो सही है, क्योंकि अविश्वास प्रस्ताव, ये जो अविश्वास प्रस्ताव है, ये अविश्वास प्रस्ताव आप बताएंगे, अविश्वास प्रस्ताव ये सिर्फ और सिर्फ किस में लाया जाता है? लोकसभा में लाया जाता है। हमने आप लोगों को बताया होगा कि जब सरकार अल्पमत में आ जाती है, सदस्यों की संख्या कम हो जाती है सरकार की, तो उसमें जो है विपक्ष की ओर से अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है। और अविश्वास प्रस्ताव सिर्फ और सिर्फ कहाँ लाया जाएगा? अविश्वास प्रस्ताव हमेशा लोकसभा में लाया जाता है। और लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए कम से कम कितने सदस्यों की जरूरत होती है? 50 सदस्यों की जरूरत होती है, केवल जानकारी देने के लिए। तो ये अविश्वास प्रस्ताव में अपने पक्ष में वोट नहीं देंगे। इसलिए नहीं देंगे क्योंकि ये सदस्य कहाँ के हैं? राज्यसभा के हैं। और अविश्वास प्रस्ताव कहाँ लाया जा रहा है? लोकसभा में। तो पहला सही है। वह निम्न सदन में बजट पर नहीं बोल सकते हैं। बोल सकता है, मंत्री है, दोनों मतलब राज्यसभा का है सदस्य, लेकिन मंत्री है तो मंत्री दोनों सदस्य में जा सकता है, दोनों सदन में। वो केवल उच्च सदन में ही वक्तव्य दे सकते हैं। ये गलत है, ये दूसरा गलत है। पहला सही है और दूसरा सही है, तीसरा गलत है। उन्हें प्रधानमंत्री पद की शपथ ग्रहण करने के बाद 6 माह के अंदर निम्न सदन का सदस्य बनना पड़ेगा। नहीं, प्रधानमंत्री पद की शपथ ग्रहण करने के बाद 6 माह के अंदर निम्न सदन का भी सदस्य हो सकता है और उच्च सदन का भी सदस्य हो सकता है, उस सदन का भी सदस्य हो सकता है। तो इसमें जो होगा, ये आपका पहला भी सही है, पहला आपका ये सही है और दूसरा सही है, तीसरा गलत है और चौथा गलत है। तो इसमें जो हो जाएगा वो पहला दूसरा सही है और तीसरा चौथा गलत है। वो केवल उस सदन में नहीं, ये तो गलत है। उन्हें प्रधानमंत्री पद की शपथ ग्रहण करने के बाद 6 माह के अंदर निम्न, ये भी गलत है। तो तीसरा चौथा गलत। इसमें जो आपका आंसर हो जाएगा ए और बी, इसमें विकल्प नहीं दिया गया है तो इसमें टाइपिंग में थोड़ी दिक्कत हुई होगी। तो ये पहला सही है, दूसरा सही है, तीसरा और चौथा गलत है। अब आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। केंद्रीय मंत्रिपरिषद के त्यागपत्र देने के बाद निम्नलिखित में से कौन सा एक स्थिति सही नहीं है? केंद्रीय मंत्रिपरिषद के त्यागपत्र देने के बाद निम्नलिखित में से कौन सी सही स्थिति नहीं है? राष्ट्रपति शासन लागू हो जाएगा। अगर मंत्रिपरिषद त्यागपत्र दे देती है तो मंत्रिपरिषद के त्यागपत्र देने के बाद सरकार गिर जाएगी। देश में राष्ट्रपति शासन लागू नहीं होता। राष्ट्रपति शासन जो होता है आर्टिकल 356 के अनुसार, और ये राज्य के संवैधानिक तंत्र के विफल में 356 के अकॉर्डिंग राज्य में जब संवैधानिक तंत्र विफल हो जाते हैं तो संवैधानिक तंत्र की विफलता पर लाया जाता है, विफलता पर लाया जाएगा। और वो भी ये राष्ट्रपति शासन जो लाया जाता है वो राज्य में लाया जाता है राज्यपाल की सिफारिश में, देश में नहीं लागू होता। केंद्रीय मंत्रिपरिषद की बात है तो केंद्रीय मंत्रिपरिषद के त्याग पत्र देने के बाद देश में सरकार गिर जाएगी। उसके लिए फिर सरकार बनाने के लिए नया विकल्प ढूंढा जाएगा या चुनाव की घोषणा की जाएगी। फिलहाल राष्ट्रपति शासन देश में लागू नहीं होगा, राज्य में होता। राष्ट्रपति वैकल्पिक व्यवस्था बनाने तक उन्हें बने रहने के लिए कहेंगे, ये सही है। वैकल्पिक व्यवस्था से अभिप्राय है कि यथासंभव शीघ्र नई सरकार के गठन हेतु आम चुनाव कराया जाए, ये भी सही है। तो इसमें वैकल्पिक व्यवस्था बनाए से अभिप्राय है कि यथासंभव शीघ्र नई सरकार गठन हेतु आम चुनाव कराया जाए, ये भी सही है। अब 10 मंत्रिपरिषद अपने पद पर नई सरकार बनने तक अपने पदभार का निर्वाह करेगी, ये भी सही है। तो इसमें ये पूछ रहा है कि कौन सा एक सही नहीं है।
तो इसमें दूसरा भी सही है, तीसरा भी सही, चौथा भी सही है। कौन सही नहीं? राष्ट्रपति शासन लागू हो जाएगा, ये गलत है, ये सही नहीं है। तो इसका आंसर जो हो जाए, क्योंकि कौन सही स्थिति नहीं है, तो इसका मतलब ए, क्योंकि राष्ट्रपति शासन जो लागू होता है 356 में होता है, राज्य में होता है, संवैधानिक तंत्र की विफलता पर होता है। बाकी सरकार जब गिर जाती है तो वैकल्पिक व्यवस्था, ये सही है। वैकल्पिक व्यवस्था का मतलब आम चुनाव कराया जाए, अब 10 मंत्रि परिषद के पद पर नई सरकार बनने तक पदभार, ये सही है। तो इसमें पहला गलत है। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन आ चुका है, भारतीय संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से विचार करना है। तो आइए हम लोग विचार करते हैं। संघीय मंत्रि परिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी है, बिल्कुल सही है। आर्टिकल 75C, तो आर्टिकल 75C ये कहता है कि सामूहिक रूप से सभी मंत्रि परिषद के सदस्य लोकसभा के प्रति जिम्मेदार, इसलिए जिम्मेदार है क्योंकि लोकसभा के एक मंत्री के द्वारा लिया गया निर्णय या लोकसभा के मंत्रि परिषद में जो भी एक मंत्री ने निर्णय ले लिया है वो सामूहिक रूप से सर्वमान्य होता है, सबको मानना पड़ता है और ये बाध्यता है। ये 75C में है। संघ के मंत्री प्रधानमंत्री के प्रसाद पर्यंत अपने पद धारण करेंगे। तो देखिए संघीय मंत्रि परिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी है, ये पहला सही है। संघ के मंत्री प्रधानमंत्री के नहीं, ड्यूरिंग द प्लेजर प्रधानमंत्री के प्रति नहीं होता है, बल्कि किसके प्रति होता है? राष्ट्रपति के प्रति होता है। राष्ट्रपति ही इनकी नियुक्ति दिलाता है। आर्टिकल 75A के अनुसार, आर्टिकल 75A के अनुसार जो संघ के मंत्री हैं वो राष्ट्रपति की ड्यूरिंग द प्लेजर अर्थात उसके राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं, प्रधानमंत्री के प्रसाद पर्यंत पद धारण नहीं करते हैं। तो इसमें जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो गलत है, क्वेश्चन नंबर 1 सही है। क्योंकि मंत्रि परिषद सामूहिक रूप से जिसकी कलेक्टिव रिस्पांसिबिलिटी है वो लोकसभा के प्रति होती है, क्योंकि यहाँ के सदस्य सीधे जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से वयस्क मताधिकार के आधार पर निर्वाचित होते हैं। पहला सही, दूसरा गलत। इसमें केवल पहला सही है और बाकी सब गलत है। तो इसका फर्स्ट आंसर सही है, फर्स्ट आंसर सही है। अब आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। देखिए क्वेश्चन आ चुका है, अच्छा क्वेश्चन है, पूछा जाता है। इसमें यह कह रहा है कि मंत्रि परिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती, वही कलेक्टिव रिस्पांसिबिलिटी। तो इसकी जो कलेक्टिव रिस्पांसिबिलिटी है वो आप बताएंगे 75 थर्ड में है और किसके प्रति है? लोकसभा के प्रति है। इसका मतलब मैंने बता दिया पिछले क्वेश्चन में कि एक मंत्री के द्वारा लिया गया निर्णय सभी मंत्रियों को मान्य होता है, अर्थात एक मंत्री दूसरे मंत्री की आलोचना नहीं कर सकता है। अगर मान लीजिए मंत्री के द्वारा तथ्य छुपाया जाता है तो विपक्ष के जो अपोजिशन के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं उस एक मंत्री के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाएंगे। अगर एक मंत्रि परिषद के सदस्य के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित हो गया तो सामूहिक रूप से सारे मंत्रियों को अपने पद से त्यागपत्र देना होगा। अगर एक मंत्री पर अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है, अगर वो अविश्वास प्रस्ताव पारित हो चुका है तो इसका मतलब है कि सारे मंत्री को सामूहिक रूप से अपने पद से त्यागपत्र देना होगा। इसीलिए कहा गया कि साथ साथ तैरते हैं मंत्री लोग और साथ साथ डूब जाते हैं। तो पहला सही है और ये मंत्रि परिषद लोकसभा के प्रति जिम्मेदार होती है, ये एक संवैधानिक बाध्यता है, बिल्कुल है। और किसमें है? 75C में। दूसरा भी सही है, पहला भी सही है। आर्टिकल 75 थर्ड में है, ये सही है। 74C में है, ये गलत है। तो पहला सही, लोकसभा के प्रति जिम्मेदार है मंत्रि परिषद सामूहिक रूप से और ये बाध्यता है, ये भी सही है। 75C के अनुसार ये भी सही है। पहला सही, दूसरा सही और तीसरा। इसका मतलब पहला, दूसरा और तीसरा, ये पहला दूसरा तीसरा जो ऑप्शन है ये सेकेंड ऑप्शन, ये सही हो जाएगा, ये सेकेंड सही है। अब आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। देखिए अब अगले क्वेश्चन पर हम लोग नजर डालते हैं। तो ये अगला क्वेश्चन आ चुका है, प्रधानमंत्री को लोकसभा के द्वारा चुना जाता है। पहले तो आपको बता दें कि प्रधानमंत्री निर्वाचित नहीं होता, मनोनीत भी नहीं होता है। ना तो ये प्रधानमंत्री निर्वाचित होता है और ना ही ये मनोनीत होता है और ना ही ये चयनित होता है। चयनित होता है,
सेलेक्ट होता है, ये भी नहीं है। तो ना तो ये निर्वाचित होगा, इलेक्ट होगा, ना ही नॉमिनेट होगा, और ना ही जो है ये मतलब सेलेक्ट होगा। तो ये सब गलत है। प्रधानमंत्री हमेशा याद रखिएगा, आर्टिकल 75A के अनुसार राष्ट्रपति की नियुक्ति की जाती है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति की जाती है, और प्रधानमंत्री की नियुक्ति आर्टिकल 75A के अनुसार राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। तो लोकसभा के द्वारा चुना जाता है, गलत है। संसद के द्वारा चुना जाता है, ये भी गलत है। आर्टिकल 75A के अनुसार इसकी नियुक्ति जो होती है वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। तो ये इसका थर्ड ऑप्शन सही है। और देखिए, इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति उन्हीं को करेगा जो लोकसभा में बहुमत दल का नेता होता है। लोकसभा में बहुमत दल का नेता होता है। तो लोकसभा में बहुमत दल का नेता मतलब लोकसभा में कितने कॉन्स्टिट्यूंसी है, तो लोकसभा में जो है वो 543 कॉन्स्टिट्यूंसी है। तो 543 का 50% +1 मतलब आधे से एक अधिक, लगभग 272 सदस्य। तो जिस पार्टी को या जिस दल को 272 सीटें मिल गई हैं, वह दल लोकसभा में बहुमत दल हो गया है। और वही दल जिसको अपना नेता मान लेता है, वो नेता जो है राष्ट्रपति के द्वारा प्रधानमंत्री की नियुक्ति कर दी जाती है। तो इसका थर्ड हो जाएगा, इसका थर्ड होगा। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, और यहाँ से जो है आपको ये याद करना होगा। तो भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति के समय, भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति के समय जरूरी नहीं है कि वह संसद के दोनों सदनों में से एक का आवश्यक रूप से सदस्य हो, परंतु उसे 6 माह के अंदर आवश्यक रूप से दोनों सदनों में से एक सदन का सदस्य हो जाना चाहिए। ये बात सही है। कोई भी व्यक्ति बगैर चुनाव लड़े प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त हो सकता है। बस शर्त इतना है कि 6 माह के अंदर उसे 6 माह के अंदर चाहे तो उसे लोकसभा का और चाहे उसे राज्यसभा का सदस्य होना अनिवार्य है। ये तो पहला सही है, पहला आपका आंसर सही है। दूसरा है, जरूरी नहीं कि वह संसद के दोनों सदनों में से एक का आवश्यक रूप से सदस्य हो, परंतु उसे 6 माह के अंदर लोकसभा का सदस्य हो जाना चाहिए। कोई जरूरी नहीं कि लोकसभा का ही सदस्य हो जाना चाहिए। जरूरी नहीं है कि वह संसद के दोनों सदनों में से एक का आवश्यक रूप से सदस्य हो, परंतु उसे 6 माह के अंदर लोकसभा का सदस्य हो जाना चाहिए। नहीं, कोई जरूरी नहीं कि लोकसभा का ही सदस्य प्रधानमंत्री बनेगा, बल्कि लोकसभा के साथ साथ राज्यसभा का भी हो सकता है। तो ये आपका गलत है, ये आपका गलत है। संसद के दोनों सदनों में से एक का आवश्यक रूप से सदस्य होना चाहिए। संसद के दोनों सदनों में से एक का आवश्यक रूप से सदस्य होना चाहिए। आवश्यक रूप से कोई जरूरी नहीं, आवश्यक रूप से, चाहे वो राज्यसभा का हो चाहे लोकसभा का हो, ये कोई जरूरी नहीं है, कहीं से भी आ सकता है। तो ये पूछ रहा है संसद के दोनों सदनों में से एक का आवश्यक रूप से सदस्य होना चाहिए। नहीं, अगर एक का आवश्यक रूप से सदस्य होता तो फिर दोनों सदन की जरूरत ही क्यों पड़ती। तो इसका मतलब ये भी गलत है, ये भी गलत। आवश्यक रूप से लोकसभा का सदस्य होना चाहिए, ये भी गलत है। चाहे वो राज्यसभा का हो चाहे लोकसभा का हो, इसमें कंपलसरी नहीं है। और जबकि इसमें कंपलसरी बता रहे हैं, तो दूसरा भी गलत, तीसरा भी गलत, चौथा भी गलत है। सिर्फ और सिर्फ क्या सही है? पहला सही है। पहला इसलिए सही है कि जरूरी नहीं कि वह संसद के दोनों सदनों में से किसी एक का आवश्यक रूप से सदस्य हो, लेकिन उसे 6 माह के अंदर आवश्यक रूप से दोनों में से किसी एक का सदन होना आवश्यक है। आवश्यक है, लेकिन कहां से है? दोनों में से किसी एक का सदन। ऐसा नहीं कि आवश्यक है कि राज्यसभा से हो या आवश्यक रूप से वो लोकसभा को, ऐसा नहीं। आवश्यक रूप से दोनों में से किसी एक का सदन होना अनिवार्य, इसलिए ये सही है। बाकी आवश्यक रूप से ये कह रहा है लोकसभा का, ये गलत है। आवश्यक रूप से दोनों में से किसी एक का कह रहा है, ये भी गलत है। तो इसमें जो है केवल पहला सही है, पहला सही है। तो आपका ए सही है। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। भारत का उपराष्ट्रपति का जो पद है
आर्टिकल 63 में दिया गया है। और भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन होता है संसद के दोनों सदनों के द्वारा, उसमें सभी सदस्य पार्टिसिपेट करते हैं। तो भारत का उपराष्ट्रपति भारत का दूसरा उच्चतम प्रतिष्ठित पदाधिकारी है, पहला राष्ट्रपति और दूसरा उपराष्ट्रपति, क्योंकि ये राज्यसभा का क्या होता है, एक्स ऑफिस चेयरमैन होता है। ये राज्यसभा का एक्स ऑफिस चेयरमैन होगा। एक्स ऑफिस चेयरमैन का मतलब हुआ पदेन सभापति। तो एक्स ऑफिस चेयरमैन होता है, पदेन सभापति होता है, पदेन सभापति। तो देखिए ये भारत का दूसरा उच्चतम प्रतिष्ठित पदाधिकारी, पहला सही है। पास अपने उसके पास अपने पद से जुड़ा, उसके पास अपने पद से जुड़ा कोई औपचारिक कार्य नहीं है, ये भी सही है, क्योंकि उपराष्ट्रपति के रूप में कुछ करता ही नहीं है। उपराष्ट्रपति भले है लेकिन ये राज्यसभा का क्या होता है, पदेन सभापति होता है, या राज्यसभा का ये अध्यक्ष भी होता है। अध्यक्ष तो उपराष्ट्रपति अपने पद के रूप में कोई कार्य नहीं करता है, राज्यसभा के अध्यक्ष या राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य करता है। तो दूसरा भी सही है। राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उसके कार्य करता है, बिल्कुल सही है। आर्टिकल 65 के अनुसार जब राष्ट्रपति नहीं होता है तो राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन कौन करता है, उपराष्ट्रपति करता है। और यह अधिकतम उपराष्ट्रपति के कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कितने दिनों तक काम करता है, 6 महीने के लिए काम करता है। और ऐसे समय सारे अधिकार इसको राष्ट्रपति को मिलेंगे और ऐसे समय पर इसे महाभियोग के द्वारा पद से हटाया जा सकता है। तो ये सही है, दूसरा भी सही है, पहला भी सही है, तीसरा भी सही है। राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है, यदि राष्ट्रपति त्यागपत्र दे दे या न रहे, मृत्यु हो जाए, ये भी सही है। तो पहला भी सही, दूसरा भी सही, तीसरा भी सही और चौथा भी सही, क्योंकि राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है, यदि राष्ट्रपति त्यागपत्र दे देता है या पद से हटा दिया जाता है या उसकी मृत्यु हो जाती है, तो हर हाल में 65 के अनुसार एक्टिंग प्रेसिडेंट के रूप में कार्य करता है। तो दूसरा प्रतिष्ठित पदाधिकारी है, ये सही है। ये राज्यसभा का सभापति होता है तो औपचारिक रूप से अपने पद के रूप में कार्य नहीं करता, ये भी सही है। राष्ट्रपति जब नहीं होता तो उसके कार्यों का संचालन करता, सही है। राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है यदि राष्ट्रपति त्यागपत्र दे दे, पद से हटा दिया जाए या इसकी डेथ हो जाए, चारों सही है। तो ऑप्शन डी सही है। उपराष्ट्रपति के बारे में चारों कथन सही है, इसलिए डी सही है। आइए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। उपराष्ट्रपति से संबंधित निम्न कथनों में से कौन से सही नहीं है, कौन से कथन सही नहीं है। उपराष्ट्रपति से संबंधित निम्न कथनों में से कौन से कथन सही नहीं है। उपराष्ट्रपति बनने के लिए व्यक्ति के पास जनता के सदन के सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता होनी चाहिए। जनता का सदस्य, तो जनता का सदस्य हम लोग क्या कहते हैं, लोकसभा का सदस्य होने की योग्यता होनी चाहिए, गलत है। क्योंकि उपराष्ट्रपति वही बन सकता है जिसे राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो। इसमें राज्यसभा के सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता की बात हो रही है, लोकसभा की बात नहीं हो रही है। राष्ट्रपति का होता तब लोकसभा होता, ये उपराष्ट्रपति की पूछ रहा है। क्योंकि देखिए उपराष्ट्रपति बनने के लिए व्यक्ति के पास जनता की जो सदन है, जो जनता का हाउस है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, लोकसभा कहते हैं, राज्यसभा नहीं कहते हैं। जबकि उपराष्ट्रपति की बात हो रही है तो उपराष्ट्रपति किसकी योग्यता रखता है, राज्यसभा का। पहला गलत है, पहला जो है गलत है। और इसमें यही पूछ रहा है कौन सही नहीं है, तो पहला सही नहीं है। किसी राज्य की विधायिका का सदस्य इस पद के लिए उम्मीदवार हो सकता है। तो राज्य की विधायिका में जैसे एमएलए भी आ जाते हैं और एमएलसी भी आ जा सकते हैं। तो एमएलसी और एमएलए दोनों में से कोई भी चुनाव लड़ सकता है, तो ये तो सही है, ये सही है। उपराष्ट्रपति के पद का कार्यकाल उतना ही होता है जितना राष्ट्रपति का, बिल्कुल सही। दोनों का 5-5 वर्ष होता है, उसको एक औपचारिक महाभियोग के द्वारा हटाया जाता है, सही है। क्योंकि इसको हटाने के लिए, मतलब इसको जो हटाने के लिए लाया जाता है उसको एक औपचारिक मतलब महाभियोग कह सकते हैं, या एक प्रक्रिया होती है, वो सिर्फ और सिर्फ राज्यसभा में लाया जाता है। तो राज्यसभा के
उपस्थित और मतदान करने वाले आधे से अधिक सदस्य अगर बिल पारित कर देंगे तो राज्यसभा से पारित हो जाएगा और लोकसभा की सहमति मिल जाएगी। तो लोकसभा की सहमति पर राज्यसभा के सदस्यों द्वारा इसे पद से हटाया जा सकता है। तो ये सही है, केवल पहला गलत है। उपराष्ट्रपति से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सही नहीं है? तो पहला सही नहीं है, पहला सही नहीं है। और पहला इसलिए सही नहीं है, पहला इसलिए नहीं सही है क्योंकि इसमें जनता के सदन की बात हो, जबकि योग्यता कहाँ से होती है? राज्यसभा के। बी मतलब दूसरा, तीसरा, चौथा सही है, पहला गलत है। जबकि सही नहीं पूछ रहा है तो यही पहला आंसर सही है, पहला आंसर सही है, फर्स्ट। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवाद को कौन तय करता है? तो उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित आर्टिकल 71 के अनुसार राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति, इन सब के विवादों का निपटारा उपराष्ट्रपति, इन सब के विवादों का जो निपटारा है, उपराष्ट्रपति के विवादों का जो निपटारा है वो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा किया जाता है, सुप्रीम कोर्ट करता है। और मान लीजिए अगर सुप्रीम कोर्ट ने इनके निर्वाचन को अवैध घोषित कर दिया तो इस दौरान जो भी उपराष्ट्रपति ने कार्य किए हैं, इनके द्वारा किए गए कार्य मान्य हो जाएंगे, विधिमान्य होंगे। तो इन राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति इन दोनों के चुनाव का निपटारा 71 के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा किया जाता है। सर्वोच्च न्यायालय केवल सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन की विवाद का निपटारा करती है। 71A, 71B, 71C, उसमें सब में ये बताया गया है। बाकी प्रधानमंत्री का निर्वाचन होता नहीं है, राज्यपाल का निर्वाचन होता नहीं है। बाकी जो है जैसे राज्यसभा के MP हो गए, लोकसभा के MP हो गए, MLA हो गए, MLC हो गए और पंचायती राज व्यवस्था, तो इन सब के विवादों का निपटारा, इन तीनों के विवादों का निपटारा जो होगा वो किसके द्वारा किया जाएगा? हाई कोर्ट के द्वारा, उच्च न्यायालय के द्वारा किया जाता है। तो इसका सेकेंड हो जाएगा, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवाद कौन तय करता है? सर्वोच्च न्यायालय करता है। किस आर्टिकल के तहत? 71 के तहत करता है। और अगर मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट ने उपराष्ट्रपति के निर्वाचन को अवैध घोषित कर दिया तो इस दौरान के किए गए कार्य विधिमान होंगे, माने जाएंगे। तो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति ये दोनों ऐसे पद है जिनका कोई भी अगर विवाद होता है चुनाव संबंधित तो सुप्रीम कोर्ट करेगा। बाकी प्रधानमंत्री का चुनाव होता नहीं है, मुख्यमंत्री का चुनाव होना नहीं है, राज्यपाल का भी चुनाव नहीं होगा। इन तीनों की नियुक्ति होती है। राज्यसभा का होता है, लोकसभा का होता है, विधानसभा का होता है, विधान परिषद का होता है। तो इन सब का MP, MLA, MLC, इन सब के विवादों का निपटारा डायरेक्ट बगैर अपील के हाई कोर्ट के द्वारा की जाती है। इसका थर्ड हो जाएगा, थर्ड। अब आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार से होता है? तो भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन आप बताएंगे आनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर, आनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर एकल संक्रमणीय प्रणाली द्वारा किया जाता है। इसको हमने क्लास में आपको बता ही दिया है, कई बार हमने इस पर चर्चा की थी, यहाँ बताने की जरूरत नहीं है। आनुपातिक प्रतिनिधित्व या एकल संक्रमणीय प्रणाली क्या है, इस पर हमने बहुत चर्चा की है। और कौन लोग करते हैं? तो उपराष्ट्रपति के चुनाव में उपराष्ट्रपति को चुनने वाले जो लोग होते हैं वो संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य, राज्यसभा तथा लोकसभा, तो राज्यसभा और लोकसभा के सभी सदस्य होंगे, सभी सदस्य। अर्थात आप कह सकते हैं इसमें मनोनीत सदस्य भी भाग लेते हैं। तो राज्यसभा के सदस्यों द्वारा निर्वाचित होता है, केवल राज्यसभा के तो होते नहीं हैं, लोकसभा के भी होते हैं। संसद के दोनों सदनों द्वारा निर्वाचित होता है, ये सही है। लोकसभा के सदस्य, ये भी गलत है।
प्रधानमंत्री द्वारा नामांकित होता है, ये भी गलत है। संसद के दोनों सदनों द्वारा निर्वाचित किया जाता है, आर्टिकल 66 में दिया गया है। और संसद के दोनों सदनों द्वारा निर्वाचित होता है और इसमें लोकसभा राज्यसभा के सभी मनोनीत सदस्य भी भाग लेते हैं। तो जो भी संसद के नॉमिनेटेड लोग हैं, मनोनीत सदस्य हैं, वो भी इसमें भाग लेते हैं। तो इसमें क्वेश्चन आता है कि उपराष्ट्रपति के चुनाव में कौन से वो लोग हैं जो भाग लेते हैं, जो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं। तो मनोनीत सदस्य, हालांकि लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन थे, अब 2 एंग्लो इंडियन रह नहीं गए हैं, तो राज्यसभा के जो 12 सदस्य हैं मनोनीत सदस्य इसमें भाग लेते हैं। तो संसद में जो भी निर्वाचित है मनोनीत है, दोनों भाग लेते हैं, इसलिए इसका सेकंड सही है। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। देखिए क्वेश्चन आ चुका है, निम्नलिखित में से किस राष्ट्रपति ने एक शक्ति का प्रयोग किया था जिसे संवैधानिक शब्दावली में जेबी वीटो, पॉकेट वीटो के नाम से जाना जाता है। तो इसका प्रयोग 1986 में ज्ञानी जैल सिंह के द्वारा किया गया था। ज्ञानी जैल सिंह ने किया था इसका प्रयोग। ज्ञानी जैल सिंह ने 1986 में, और किस विधेयक पर किया था? डाक संशोधन विधेयक पर। डाक संशोधन विधेयक पर इसका जो है मतलब यहाँ पर विरोध किया था इसका 1986 में। और ये पॉकेट वीटो बोलते हैं, इसका प्रावधान जो है वो अमेरिका के संविधान से ये प्रेरित है। और देखिए इसमें होता क्या, जैसे हमारा संविधान कहता है कि राष्ट्रपति किसी भी बिल पर हस्ताक्षर करेंगे, लेकिन उसमें समय निर्धारित नहीं है। तो समय निर्धारित ना होने की वजह से जब किसी बिल को राष्ट्रपति कोई भी बिल अपने पास रख लेता है, तब ये मान लिया जाता है कि इसमें राष्ट्रपति महोदय ने पॉकेट वीटो का प्रयोग किया है। क्योंकि इसमें यह कहा गया है कि राष्ट्रपति हस्ताक्षर करेंगे, लेकिन समय डिसाइड नहीं है, तो कितने दिन में करेंगे। तो इसका ये फ़ायदा उठा लेते हैं राष्ट्रपति, और उसके बाद समय निर्धारित ना होने से वो अपने पास रख लेते हैं। तो ये मान लिया जाता है कि उन्होंने पॉकेट वीटो का प्रयोग किया है। और इसका प्रयोग सिर्फ और सिर्फ एक बार ज्ञानी जैल सिंह ने किया था, डाक संशोधन बिल पर किया था। तो इसका जो हो जाएगा थर्ड, ये ऑप्शन थर्ड आपका सही है। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। 1975 में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा के समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? तो देखिए 3 बार राष्ट्रीय आपात लगा है, 3 बार राष्ट्रीय आपात लगा हुआ है, 3 बार राष्ट्रीय आपात लगा हुआ है। और 3 बार जो राष्ट्रीय आपात लगा है, जैसे पहली बार 26 अक्टूबर 1962, दूसरी बार जैसे 3 दिसंबर 1971, दूसरी बार 3 दिसंबर 1971, और तीसरी बार 25 जून 1975। तो 62 में जो थे वो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, डॉक्टर यस राधाकृष्णन, 71 में जो थे वो बीबी गिरी थे, वेंकट वराह गिरी। और 75 में फखरुद्दीन अली अहमद थे। तो फखरुद्दीन अली अहमद जो थे वो 75 में थे। तो कब की बात हो रही है? 1975 में। तो 1975 में इंदिरा जी ने परिवार नियोजन को लेकर फखरुद्दीन अली अहमद से कह करके आधी रात को आप बता सकते हैं कि इन्होंने राष्ट्रीय आपात की घोषणा की थी। बीबी गिरी ने जो किया था 1971 में किया था, और इन्होंने 1975 में किया था। और इसके बाद जो यस राधाकृष्णन थे उन्होंने 1962 में किया। तो 3 लोगों ने किया था, सर्वपल्ली राधाकृष्णन पहली बार, बीबी गिरी दूसरी बार 71, फखरुद्दीन अली अहमद 75 में। इसका थर्ड हो जाएगा। अब आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन आ चुका है, बिल्कुल प्रारंभ से भारत के राष्ट्रपति के पद पर आसीन पंक्तियों में से निम्नलिखित में से कौन सही क्रम है? तो देखिए पहले जो भारत के राष्ट्रपति हैं तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जो कार्यकाल है 1950 से लेकर 1962 तक है। 1950 से लेकर 1962 तक है।
उसके बाद फिर दूसरा जो कार्यकाल है, दूसरा एस राधाकृष्णन, तो डॉक्टर एस राधाकृष्णन, तो एस राधाकृष्णन का आप बताएंगे 1962 से लेकर 67 तक है। डॉक्टर एस राधाकृष्णन का, सर्वपल्ली राधाकृष्णन का 62 से 67 तक। तीसरा जो है डॉक्टर जाकिर हुसैन, तो जाकिर हुसैन का जो दिया गया है वो आप बताएंगे 1967 से लेकर 1969 तक। तो ये पहले राजेंद्र प्रसाद थे, दूसरे एस राधाकृष्णन थे, तीसरे जाकिर हुसैन थे। तो इनका कार्यकाल इसमें क्वेश्चन में प्रारंभ के, बिल्कुल प्रारंभ से पूछ रहे हैं। तो राजेंद्र प्रसाद, राधाकृष्णन, जाकिर हुसैन, तो इसमें राजेंद्र प्रसाद हो जाएंगे 50 से 62 तक, एस राधाकृष्णन 62 से 67 तक हो जाएंगे, और जाकिर हुसैन 67 से 79 तक हो जाएंगे। तो ये ऑप्शन डी सही है, ऑप्शन डी सही है। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। देखिए क्वेश्चन आ चुका है, निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। इसमें नियुक्ति की बात हो रही है, और किसकी बात हो रही, कौन करता है, राष्ट्रपति। तो इसमें से किसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों के लिए एक विशेष अधिकारी, बिल्कुल सही है। अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन होता है, तो अनुसूचित जाति 338 और 338A, ये अनुसूचित जनजाति जो है आयोग वो 338A है, और अनुसूचित जाति आयोग जो है वो 338 में है। तो इनकी नियुक्ति जो की जाती है, अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा 3 वर्ष के लिए की जाती है। 5 सदस्य SC कमीशन में होते हैं, 5 सदस्य ST कमीशन में होते हैं, 3 वर्ष के लिए होते हैं। तो ये इनकी नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति, ये सही है। भाषाई अल्पसंख्यक आयोग के लिए विशेष अधिकारी की नियुक्ति, ये भी सही है। और लोकसभा अध्यक्ष नियुक्ति नहीं होती, निर्वाचित होता है महान्यायवादी, तो इसकी नियुक्ति करेगा, और इसकी भी और इसकी भी। लेकिन इसमें पूछ रहा है किसकी नियुक्ति नहीं करता है, किसकी नियुक्ति नहीं करता है। तो किसकी नियुक्ति नहीं करेगा, लोकसभा अध्यक्ष की नियुक्ति नहीं करता है, ये सदस्यों द्वारा निर्वाचित होता है। तो इसका थर्ड ऑप्शन सही है, थर्ड ऑप्शन, क्योंकि सही नहीं पूछ रहा, कौन सही नहीं है, तो थर्ड सही नहीं है। बाकी ये सही है, बी सही, डी सही है, ये थर्ड सही नहीं है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, सी। लोकसभा अध्यक्ष की नियुक्ति नहीं होती है, ये लोकसभा के सभी सदस्यों द्वारा निर्वाचित होता है। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। किनकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। वित्त आयोग का अध्यक्ष सही है, योजना आयोग का उपाध्यक्ष गलत है। योजना आयोग के उपाध्यक्ष की नियुक्ति जो की जाती है प्रधानमंत्री के द्वारा की जाती है, इसकी नियुक्ति प्रधानमंत्री करेगा, प्रधानमंत्री के द्वारा की जाएगी, ये गलत है। संघ राज्य का मुख्यमंत्री, ये सही है। पहला सही, तीसरा, पहला और तीसरा ये सही है, थर्ड होगा ऑप्शन, इसका थर्ड ऑप्शन सही है। क्योंकि संघ राज्य क्षेत्र का मुख्यमंत्री और वित्त आयोग का अध्यक्ष का जो नियुक्ति की जाएगी वो राष्ट्रपति करेगा, ये राष्ट्रपति करेगा। और योजना आयोग के उपाध्यक्ष की नियुक्ति कौन करेगा, प्रधानमंत्री करेगा। ये गैर संवैधानिक पद है, थर्ड ऑप्शन सही है। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। तो भारत के राष्ट्रपति से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है। वह संसद का एक संगठन है, संगठक है, कौन सही नहीं है। तो पहला तो सही है, वह दोनों सदनों की चर्चा में भाग लेता है, भाग तो नहीं लेता है, बुलाता, ये गलत है। वह प्रत्येक वर्ष दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करता है, ये सही है। वह किन्हीं परिस्थितियों में अध्यादेश जारी कर सकता है, ये सही है। तो बैठक 108 में है, वह दोनों सदन और ये संसद का घटक है, ये सही। 79 में है ये, इसका पद जो है वो 52 में है, ये सही है। अध्यादेश 123 में है, ये भी सही है। तो ये संसद का एक हिस्सा है, ये बिल्कुल सही है। क्योंकि संसद बनता कैसे है, तो संसद बराबर राष्ट्रपति प्लस राज्यसभा, राष्ट्रपति प्लस राज्यसभा और प्लस लोकसभा। तो इसका तो ये भाग है ही, तो इसका जो हो जाएगा
चर्चा में भाग लेता है, ये गलत है। चर्चा में ये भाग नहीं लेता है, बाकी हर काम करेगा, ये भाग है, सही है। चर्चा में भाग लेता है, ये गलत है। और दोनों सदनों की संयुक्त बैठक संबोधित करता है, ये सही है। और ये जो संयुक्त बैठक बुलाता है वो 108 में, और चर्चा में जो भाग लेता है, भाषण जो देता है 87 में है। बाकी सब सही है। इसका सेकेंड हो जाएगा, क्योंकि कौन सही नहीं है तो सेकेंड सही नहीं है। अब आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। देखिए, इसमें पूछ रहा उपराष्ट्रपति के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। अपने उत्तर का चयन निम्नलिखित कूटों की सहायता से कीजिए। वह राज्यसभा का प्रतिनिधि सभापति होता है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का प्रतिनिधि सभापति होता है, ये सही है। उपराष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए उस राज्यसभा का सदस्य होना अनिवार्य है। उपराष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए उसे राज्यसभा का सदस्य होना अनिवार्य है। सदस्य होने की योग्यता होनी चाहिए। तो उपराष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए उसे राज्यसभा का सदस्य होना अनिवार्य है, ये गलत है। उसका निर्वाचन संसद के दोनों सदनों तथा राज्य विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा होता है, ये गलत है। यदि उपराष्ट्रपति त्याग पत्र दे दे या उसकी मृत्यु हो जाए तो उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है, परंतु यह 6 महीने से अधिक हो सकती है, ये सही है। तो देखिए, वह राज्यसभा का प्रतिनिधि सभापति है, ये बिल्कुल सही है। उपराष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए राज्यसभा का सदस्य होना अनिवार्य, ये गलत है। राज्यसभा का निर्वाचन लड़ने की योग्यता होनी चाहिए, सदस्य होना जरूरी नहीं है, बल्कि चुनाव लड़ने की योग्यता होनी चाहिए, ये गलत है। वह निर्वाचन संसद के दोनों सदनों तथा राज्य विधानसभा द्वारा नहीं होता है, बल्कि संसद के दोनों सदनों द्वारा होता है, ये भी गलत है। राष्ट्रपति त्यागपत्र दे दे या उसकी मौत हो जाए तो ऐसे मामले में उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति 6 महीने के लिए बन सकता है। तो इसका पहला सही है और चौथा सही है, पहला और चौथा। तो इसका फर्स्ट सही है, मतलब ये मान लीजिए ए हो गया, ये मान लीजिए बी हो गया, ये मान लीजिए सी डी, इसका पहला और चौथा सही है, ए आंसर सही है, ए आंसर सही है। तो देखिए, ये क्वेश्चन 22 जो थे काफ़ी अच्छे थे और हमने इसको आपको बता दिया है। और इसको लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा हमारे चैनल को, और आप शेयर कर सकते हैं। तो ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद।